आज का जो लेक्चर है स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का दिस फॉर्मेट वाज मेड इन द लास्ट लेक्चर, ओके। और लेबर वराइंसेस का अपना जो सम है इस क्वेश्चन का वो अपना पेंडिंग है। अभी दिस क्वेश्चन नो जो आईसी है उन लोगों ने एक बार आरटीपीस के अंदर डाला, उसके अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह वो गलत हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों ने एग्जाम के अंदर भी पूछा, लेकिन वहां पर जो वर्ड्स पूछा था वो करेक्ट वर्ड्स था। ऑल्दो दोनों केसेस के ना उन लोगों ने आंसर जो दिया वो सेम ही दिया, लेकिन फर्स्ट वाले का क्वेश्चन ही गलत था। सो आई थिंक दैट क्वेश्चन एंड आंसर वाज ऑल रॉन्ग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर लेते हैं। सुनो, एबीसी लिमिटेड had prepared the following estimates for April month. Material A and B now not interested, वो पिछले लेक्चर के अंदर वो कर लिया। स्किल्ड तो 1000 आवर्स लगना चाहिए था बाय स्किल्ड लेबर टू बी पेड एट द रेट ऑफ 37,500। अनस्किल्ड लेबर, ओके, यहां पर वो दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट। ये वाला डेटा हम लोगों ने कैसे यूज किया था कि अगर आप लोग 1400 किलो इनपुट करते हो ना तो 10% तो वैसे भी लूज हो ही जाएगा। सो देयरफॉर 140 units will be lost. So therefore your output was supposed to be 1260. So this was supposed to be the standard for 1260. पिछले लेक्चर के अंदर जो मटेरियल्स वाला प्रिपेयर किया था वहां पे देख लेना, जो गिवन स्टैंडर्ड था 1260 यूनिट्स के लिए था, ठीक है। आगे एंड ये गलती थी इन लोगों को ना, यहां पर आइडल टाइम के बदले में ना इन लोग को यहां पर डाउन टाइम तो वो लिखना चाहिए था, ओके। तो यहां पे यू ऑल कट इट एंड यू ऑल राइट डाउन डाउन टाइम। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था जो करेक्ट था वहां पे डाउन टाइम था। डाउन टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि ना डाउन टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड, ओके। ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, मेरे को बोलो एक्सपेक्टेड बोले तो जो होना चाहिए, राइट, ओके। मेरे को बोलो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड होता है कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड होता है? स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर ना वो लोग क्या बोलता है 5% का डाउन टाइम भी इंक्लूडेड होता है। अभी कोई पूछ सकता है कि डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम मतलब व्हेन द मशीन्स आर अंडर रिपेयर और मशीन्स आर नॉट वर्किंग, ओके। तो तभी अपना जो वर्कर है ना वो आइडल बैठा रहता है, ओके। अभी मेनी टाइम्स दीज थिंग्स आर एस्टिमेटेड ऑल्सो। एग्जाम्पल मेरे को वो मालूम है कि साल के अंदर कभी ना कभी ऐसा होएगा यार कि मशीन्स खराब हो जाएगा एंड वर्कर विल हैव टू बी वेटिंग। ये वाला जो टाइम है ना इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डाउन टाइम, ठीक है। ये वाला जो टाइम है इट इज कॉल्ड एज डाउन टाइम, ठीक है। आगे at the end of the month the following information has been collected from the cost accounting department, ठीक है। The company produced 1480 kgs of finished goods by using the following. तो क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, दिस थिंग्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस पर्टिकुलर पार्ट आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो सच्ची के अंदर आउटपुट जो है वो ये आया और वर्कर लोग को हम लोगों ने इतने इतने आवर्स के लिए पे वगैरह किया, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस के ना आईसीएआई का एक लॉजिक है दैट आई एम नॉट 100% श्योर कि वो करेक्ट है कि नहीं। सो दिस क्वेश्चन नो जस्ट ट्राई टू थिंक दैट एज अ ऑफ बीट क्वेश्चन, वट एवर आई टेल यू, ओके, जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, ठीक है। अभी आईसीए ने क्या बोला कि इन एक्चुअल आवर्स के अंदर कुछ डाउन टाइम वगैरह इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। डाउन टाइम एंड आइडल टाइम आर यूजुअली नॉट सेम, ओके। जो नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है ना, इट इज समथिंग लाइक लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह, ओके। डाउन टाइम इज अपना काम करने का टाइम था, लेकिन अपने को लगता है कि वर्कर लोग नहीं काम करेंगे क्योंकि मशीन्स वगैरह खराब हो जाएगा। And many times it happens like you know that we all can estimate such kind of things say in a crude manner. Example के तौर पे मेरे को ऐसा वो मालूम है साल के अंदर अपने 3 या 4 दिन होते ही होते हैं जहां पर हमारा क्लास का जो एसी है ना वो काम नहीं करता, ओके। मैं जितना भी मेंटेनेंस करवाऊं, मैं जो भी करवाऊं, लेकिन ऐसा 2 या 3 दिन तो हो ही जाते हैं फिर भी। सो सम थिंग्स आर एस्टिमेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो अभी पहले एक काम जरा करते हैं, तुम्हारा एक्चुअल डेटा लेट्स स्टार्ट टू राइट डाउन। तो यहां पर एक्चुअल आउटपुट जो था 1480 kgs, एक्चुअल के अंदर 1200 आवर्स, 860 आवर्स, 2060 आवर्स, पेड एट द रेट ऑफ 35.5
23, कैलसी मत उठाओ, उन लोगों ने दिया हुआ है 42,600, 19,780, 63, 62,380। चलो सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर जो स्पेशल चीज है ना वो सिर्फ एक ही है, दैट इज गिवन स्टैंडर्ड। अभी इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना जरा प्लीज। वो लोग क्या बोलता है, जब आप वराइंसेस निकालते हो ना तो वर्कर लोगों का जो भी डाउन टाइम इसके अंदर इंक्लूडेड है वो वाला डाउन टाइम आप निकाल देना फॉर कैलकुलेशन ऑफ वराइंसेस, ठीक है। तो वर्कर लोगों को 1000 आवर्स अपने को पे करना था, इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है। आई गिव यू दैट पर्टिकुलर नोट आल्सो वैसे तो, ऑल्दो दोस गाइज डोंट बॉदर टू राइट डाउन अ नोट, बट देयर आंसर सजेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। 1000 आवर्स वी आर गोइंग टू बी पेइंग द वर्कर्स एट 37.5, ठीक है। लेकिन उसके अंदर से यहां पे लिखा हुआ है 5% का ना डाउन टाइम होएगा, ठीक है। अभी आईसीए क्या बोलता है, डाउन टाइम ना शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एवरीवेयर। अभी एक्चुअल के अंदर अगर डाउन टाइम होता तो मैं निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर किधर भी नहीं दिया कि डाउन टाइम वगैरह है, ठीक है, तो छोड़ दो उसको। तो हर एक जगह से प्लीज, दिस इज नॉट योर नॉर्मल आइडल टाइम, ओके। अगर शायद अपना फर्स्ट लेक्चर याद होएगा जहां पे हम लोगों ने वो लेबर स्टार्ट किया था, नॉर्मल आइडल टाइम तो हर एक जगह पर होता है, हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करता। और एबनॉर्मल आइडल टाइम सिर्फ एक्चुअल डेटा के अंदर होता है, यू ऑल रिमेंबर दैट। लेकिन अगर सपोज यहां पे कुछ भी एक्सपेक्टेड डाउन टाइम वगैरह वो होएगा ना, वो तुम्हारे वराइंसेस के अंदर किधर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो गिवन स्टैंडर्ड है ना, आप लोग उसके अंदर से अपने जो डाउन टाइम वगैरह है वो निकाल दो। इस क्वेश्चन को ना एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन की तरह ही याद रखना। दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू सी, इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन एक्चुअली, ओके। क्योंकि मेनी पीपल कैन ऑलवेज बी सेइंग कि सर आप डाउन टाइम के लिए भी पे करने वाले हो, तो वो गिवन स्टैंडर्ड के अंदर तो आना चाहिए, ओके। तो ICA has done that particular thing, so I'm not trying to much talk of it. I'm directly saying this कि आप डाउन टाइम हर जगह से निकाल देना। यहां पर सिर्फ गिवन स्टैंडर्ड के अंदर है तो आप उधर से निकाल देना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइडल टाइम, सॉरी, द डाउन टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड। तो इसके अंदर 5% का डाउन टाइम है, क्योंकि डाउन टाइम भी एक्सपेक्टेड था, तो आप उसको निकाल दो। सो 1000 माइनस 5%, तो यहां पे लिख देना 950, यहां पे लिखो 1000 लेस 5%। फिर उसके बाद 800 लेस 5%, तो यह आ जाएगा 760 एट द रेट ऑफ 37.5 एट द रेट ऑफ 22 बस। अभी आपको न्यू नंबर्स जो हैं कंप्यूट करने पड़ेंगे। 950 इंटू 37.5, 35,625, 16,720, 52,345, 1710। अच्छा सुनो, एक चीज यू ऑल कैन टेल मी इन दिस क्वेश्चन, ओके, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो आप लोग मेरे को बोल सकते थे। मेरे को बोलो मटेरियल हो या लेबर हो, बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट फैक्टर, आउटपुट। तो बेटा ये जो मटेरियल का डेटा था ना और ये जो लेबर का डेटा था ना, इकट्ठा ही दिया हुआ था। मेरे को बोलो मटेरियल का जो गिवन स्टैंडर्ड था दैट वाज फॉर व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, 1260। सो देयरफॉर ऑब्वियसली ये भी मटेरियल के साथ ही दिया हुआ है, सो देयरफॉर दिस इज द डेटा फॉर 1260 kgs ऑफ आउटपुट। मेरे को बोलो रिवाइज स्टैंडर्ड विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर 1480 kgs। चलो रिवाइज करो अभी फिर। 1480 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू ये डेसिमल्स में आने वाला है सब कुछ, एक बात चेक कर लेना, 1116 के आसपास है, ठीक है, 760। दिस इज 893 के आसपास, 893 ले लेते हैं, 1710 2009 37.5 22। अभी एक काम जरा करो,
कैलसी के ऊपर ना ये लेना और उसको इससे तो वो मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी बेटर। ऑल्दो जो वैरायंसेस अपने को चाहिए एक्चुअली, अगर इतना भी डेटा वो रखोगे ना और ये वाला अमाउंट वो निकालोगे तो अपना काम हो ही जाएगा। 1116 इंटू 37.5, 41850, 893 इंटू 22, 19646, 61496। अच्छा, टोटल लेबर कॉस्ट वैरायंस, सॉरी, चलो, टोटल लेबर कॉस्ट वैरायंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, 6, टोटल 61,496 है। अच्छा 496, ठीक है, सॉरी, 61,496, ठीक है, ठीक है, 61,496 माइनस 62,380, 884 एडवर्स। अच्छा, कई लोग को ना हर एक चीज नंबर से ही याद रहता है, आई डोंट नो व्हाई, ओके। लेकिन लेबर के ना तुम लोगों ने 6 वैरायंसेस करके रखे हुए हैं। मेरे को एक बार 6 वैरायंसेस का नाम तो जरा बताओ। एक टोटल लेबर कॉस्ट वैरायंस वो सबको मालूम है, तो उसके बाद बताओ लेबर रेट वैरायंस जो यहां पे पूछा ही नहीं। फिर उसके बाद थर्ड लेबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से जाऊं तो, अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से जाऊं तो फर्स्ट वैरायंस इज टोटल लेबर कॉस्ट, फिर लेबर रेट, थर्ड इज व्हाट, लेबर आइडल टाइम वैरायंस जो इस क्वेश्चन के ना है ही नहीं, फोर्थ लेबर एफिशिएंसी वैरायंस जो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, बिकॉज ना एवरीबडी, सॉरी मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीबडी, सॉरी फॉर दैट, दे रिमेंबर सर मेरे को ये नंबर मालूम है, ओके। अभी ये वाला जो है तेरा फोर्थ नंबर का वैरायंस है, ओके। तो यहां पे अभी लिखना स्किल्ड, एक मिनट, अगर फॉर्मूला लिखने का है तो मेरे को बोलो, तो एफिशिएंसी वैरायंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, नो? तो यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, वैसे अगर याद होएगा तो दीज आर एक्चुअल आवर्स वर्कड, अगर आइडल टाइम होएगा तो याद आता है, क्योंकि आइडल टाइम के बाद हम लोग सिर्फ आवर्स वर्क के बारे में बात करता है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्किल्ड, उसके बाद अनस्किल्ड। आप लोग ये वाला वैरायंस निकालो, मैं वो वाला नोट लिखता हूं तब तक। टू 2508 एडवर्स। 1 मिनट, मैं चेक कर रहा हूं बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चेंज, रुको रुको। तुम लोग तब तक नोट कॉपी कर ले बेटा। $726 है ये फेवरेबल, ठीक है।
आईसीआई यही अज्यूम करता है ना कि एक्चुअल में डाउन टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका हुआ है। हाँ मतलब वो था ही नहीं, अगर था भी तो निकाल दिया अपन लोगों ने। ओके सर। तो सेकंड लाइन में लास्ट वर्जन है स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड, एक मिनट, फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा टू कैलकुलेट टू, डन सर। एक मिनट बस। सर यू टोल्ड जहाँ जहाँ पे डाउन टाइम होगा वहाँ से हम लोग निकाल देंगे ना। बराबर। सर तो एक्चुअल जो डेटा होगा उसमें भी डाउन टाइम आईसी ऐसा बोलता है कि ये अगर एक्चुअल डेटा के ना डाउन टाइम नहीं दिया हुआ मतलब नहीं था। थर्ड लाइन में कैलकुलेट लेबर को वैरायंसेस है। टू कैलकुलेट लेबर वैरायंसेस, हाँ। Hence we have reduced the down. स्टैंडर्ड केस में उसमें ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि सारे आवर्स डिडक्टेड है। ये ना अजीब क्वेश्चन है यार। अभी व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज डन नो, सो आई एम ओनली ट्राइंग टू बी डूइंग, इसलिए मैंने ना यहाँ पे वो कल्प्रिट का नाम भी लिखा है। तो इसलिए दिस इज वन क्वेश्चन, तो वेयर बाय आई ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि एक तो आरटीपी के अंदर पंगा किया, फिर एग्जाम के अंदर भी पूछ ही लिया, तो इसलिए वट एवर दोज गाइज से नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी डूइंग दैट। वरना इट इज नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली फ्रॉम दीज वर्ड्स कि इस डेटा के अंदर डाउन टाइम इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बस ये चीज वो लिखा हुआ है कि 5% का डाउन टाइम इज एस्टिमेटेड, वेदर इट इज देयर इन दिस और नॉट, इट इज नॉट वेरी क्लियर। यू कैन बी सेइंग कि होएगा तभी तो दिया, ओके अगर इसके ना इंक्लूडेड नहीं होता वो लोग फिर देता क्यों? सो ओनली बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक, तो स्टैंडर्ड डेटा के अंदर तो डाउन टाइम होएगा, ठीक है। नहीं यार, आप ट्राई करो कि आईसे की बेइज्जती नहीं करने का बस इन एग्जाम्स, ठीक है। सो ट्राई करना हमेशा। हाँ, जो आरटीपी के अंदर क्वेश्चन था ना, वहां पर डाउन टाइम के बदले में नॉर्मल आइडल टाइम था, ओके तो आइडल टाइम था मतलब जो ओरिजिनल था, लेकिन आईसी का आंसर जो था वो यही रहा, तो इसलिए मैंने वो बोला कि दोस गाइस हैड डन दैट मिस्टेक ओवर देयर, ठीक है। तो इफ यू ऑल वांट, अगर एग्जाम के ना आइडल टाइम भी आया, यू कैन राइट डाउन द सेम आंसर। उन लोगों की इज्जत की बात है, वो लोग खुद का आंसर रॉन्ग नहीं देते, ऑल्दो दैट टाइम इट बिकम्स तो टोटली रॉन्ग, क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम हर जगह पर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। चलो सुनो मेरे, सॉरी, जो नॉर्मल आइडल टाइम है दैट इज लाइक लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह, दोज आर अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आवर्स, ओके, एंड डाउन टाइम इज यूजुअली आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स, ओके। फर्क होता है, लेकिन वो आईसी को मेरे ख्याल से वो समझ भी नहीं आता, तो इसके लिए वन एक्सेप्शनल क्वेश्चन, देयर are very few questions like this, like you know, whereby I have to try to force something because those guys do it. एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन था जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे EOQs वगैरह वो निकाले थे, वो लोग तो EOQs भी नहीं निकालता उस केस के अंदर। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कांट हेल्प एक्चुअली, ठीक है। I joined AJ directly in CA final. It was because of Anand sir, and you know, it was a great journey. Seriously, like I started up quite early. Started with Anand sir. मजा आ गया मस्ती में. It was like, it was effortless. Thank you so much, Anand sir. Thank you, and it's been a great journey. अभी ना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन में पेपर में आइडल टाइम लिखा है तो भी यू डू दिस पर्टिकुलर आंसर ओनली। अगर एग्जाम के अंदर यहां पर वो आइडल टाइम भी आया ना, तो दिल के ऊपर हाथ रख के यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर मैनर ओनली, क्योंकि इन आरटीपीज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज देयर। आई थिंक इन आरटीपीज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 2018 या 19 के थे शायद, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पर आइडल टाइम ही था, लेकिन जो आंसर था वो यही था, ओके। सो दैट्स व्हाई आई हैव डन इट, ठीक है। That time also, if you all want to be writing down, okay, so one thing, if you all want, you all can write down, if ICAI
uses word idle time as was done in RTPs write the same answer. तो सेकंड लाइन Even if I say uses the word idle time as was done in RTP, write the same answer. यही वाला मतलब idle time instead of down time, ओके यही वाले क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनली जो अपना क्वेश्चन था वो RTP से था. Although in exams when it was asked like you know वहां पे idle time के बदले में उन लोगों ने डाउन टाइम ले आए थे. एक मिनट, आई जस्ट कंक्लूड. एग्जाम के अंदर चाहे डाउन टाइम वर्ड हो या नॉर्मल आइडल टाइम वर्ड हो, यू आर गोइंग टू बी राइटिंग द सेम आंसर. ओके, ऑल्दो अगर आइडल टाइम है इन रियलिटी तो फिर वो नॉर्मल आइडल टाइम होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेटा के अंदर है. नॉर्मल आइडल टाइम शुड बी इंक्लूडेड एवरीवेयर, लेकिन आईसी को वो वाला चीज वो समझ भी नहीं आता. सो दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर केस विल नॉट टॉक. एंड फॉर एनी रीजन ये एबनॉर्मल आइडल टाइम तो इस क्वेश्चन के ना है ही नहीं. मेरे को बोलो एबनॉर्मल आइडल टाइम सिर्फ कौन सा डेटा के अंदर होता है? एक्चुअल डेटा. और यहां पर उन लोगों ने वो लिखा हुआ है ये वाला जो डाउन टाइम है ये एक्सपेक्टेड वाला था. ओके, तो यहां पर जो डाउट वगैरह है ना वो बस यही है कि वो स्टैंडर्ड के अंदर से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए. आप लोग निकाल देना उसको. ठीक है, चलो सुनो. क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग एक साइड छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ. सुनो, अभी ना अपने को पूरे चैप्टर के अंदर इन ऑल 4 चीजें ही करनी है. मटेरियल वेरिएंसेस मैंने खत्म कर दिया, लेबर वेरिएंसेस मैंने खत्म कर दिया. इन लेबर नो आई हैव शोड यू 3 वैरायटीज. एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, फिर उसके बाद जहां पर आइडल टाइम आता है तो एक आइडल टाइम वेरिएंस आल्सो आई टॉट यू ऑल. और उसके बाद थर्ड जहां पे आउटपुट विल बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स. ओके, एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन याद है? आउटपुट विल बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड आवर्स. ठीक है, अभी मेरे 2 हेड्स खत्म हो गए, मटेरियल एंड लेबर. वेरिएबल ओवरहेड्स इज योर थर्ड हेड. वेरिएबल ओवरहेड्स का फुल फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर विल ऑलवेज बी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, विल ऑलवेज बी वेरिएबल, क्या मैं बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि एडमिन और एसएनडी आपके पोर्शन के अंदर ही नहीं है. सो देयरफॉर वो वाली चीजें आप लोग मत बात करना. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. प्लीज पढ़िए सर प्लीज. अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल मटीरियल. ठीक है, इट ऑपरेट्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. चलो ठीक है, प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड, एक्चुअल. ओके, मटीरियल, टोटल क्वांटिटी केजीज के अंदर, टोटल अमाउंट है उधर. लेबर आवर्स अमाउंट है और आवर्स भी था. वेरिएबल ओवरहेड्स का सिर्फ अमाउंट है. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेसेसरी वेरिएंसेस. नाउ नेसेसरी वेरिएंसेस इन दिस पर्टिकुलर केस विल मीन ऑल मटेरियल वेरिएंसेस दैट यू ऑल नो, all labor variances that you all know and all variable factory overhead variances that I will teach to you all. ठीक है, सुनो, अभी उससे पहले ध्यान से मेरी जरा बात सुनना. मेरे को जरा बोलो ये वाला डेटा देखो जरा, और मेरे को पहले जरा बोलो कितना टाइप्स ऑफ मटेरियल है इस क्वेश्चन के अंदर? 1 टाइप. कितना टाइप ऑफ लेबर है इस क्वेश्चन के अंदर? 1. सोच के बोलना, अगर एक ही टाइप ऑफ मटेरियल है, अगर एक ही टाइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है, तो कौन सा वेरिएंस नहीं आएगा? पूरा नाम बोला करो. तो कौन सा मिक्स नहीं आएगा? मटेरियल मिक्स नहीं आएगा. ठीक है, और अगर लेबर का भी एक ही टाइप ऑफ लेबर है तो लेबर मिक्स नहीं आएगा, जिसको तुम लोग गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस भी बोल देते हो. मेरे को एक और चीज जरा बोलो, इस क्वेश्चन के ना आइडल टाइम था क्या? नहीं, तो आइडल टाइम वेरिएंस भी नहीं आएगा. ठीक है, अभी 2 चीजें मेरे को रिप्लाई करना. ये जो स्टैंडर्ड डेटा है, ये जो एक्चुअल डेटा है, मेरे को बोलो मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस दैट यू ऑल नो टिल नाउ आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट फैक्टर? आउटपुट. ठीक है, मेरे को जरा बोलो जो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है कितने आउटपुट का डेटा है? 8000. लेकिन सच्ची के अंदर कितना बना? 6000. सो रिवाइज स्टैंडर्ड विल बी मेड फॉर 6000. ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट करना प्लीज, उसके बाद स्टार्ट करना, उससे पहले मत स्टार्ट करना. सुनो,
तो सबसे पहले यू आर अबाउट टू बी सॉल्विंग ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तो यहां पे आ जाएगा तो गिवन स्टैंडर्ड, यहां पे आ जाएगा तो रिवाइज स्टैंडर्ड, यहां पे आ जाएगा एक्चुअल। गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर 8000, रिवाइज स्टैंडर्ड विल बी फॉर 6000, एक्चुअल इज फॉर 6000। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, गिवन स्टैंडर्ड आपके पास है, एक्चुअल आपके पास है, सो योर रिवाइज स्टैंडर्ड यू ऑल कैन मेक। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से वेरिएंस है, मेरे को वेरिएंसेस के जरा नाम याद करवाओ। मटेरियल के अंदर फर्स्ट वाला टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट एवरीबॉडी नोज। तो आगे जरा बोलो। मटेरियल, सुनो, एक तो ना खुद से जिंदगी में नाम नहीं इन्वेंट करने का, सब कुछ इन्वेंट करो, नया प्लैनेट भी इन्वेंट करो, ओके, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर नेम्स नहीं इन्वेंट करना। ठीक है, जो मैंने नाम दिए थे मेरे को वही नाम चाहिए। अगर भूल जाते हो तो चार्ट में जाओ और देखो, मेरे को बोलो सेकंड वेरिएंस का नाम क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और तुम्हारे थर्ड वाले वेरिएंस का नाम? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मेरी बात सुनना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का दो पार्ट होता है, अभी मैं बोल रहा हूं मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? There is one type of material, so therefore material usage variance will also become material yield variance। तुम लोग जो भी दोनों में से अगर फॉर्मूला वो लिखोगे, all your calculations, all your answers will be same only। ठीक है, सब एक एक लाइन के अंदर हो ही जाएगा। एक छूट देता हूं तुमको अभी ये टिच्चू क्वेश्चंस के लिए अगर फॉर्मूला नहीं लिखने का तो मत लिखना, दैट्स ओके। वंस योर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डन, उसके बाद योर लेबर वेरिएंसेस। तो लेबर के अंदर तो गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल। Obviously this is the data for 8000, this is 6000, this is 6000। क्वांटिटी रेट अमाउंट के बदले में बेटा जी क्या आ जाएगा? आर्स रेट अमाउंट, ओके। एंड बस यहां पर तुम्हारे तीन वेरिएंसेस, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस तो नहीं आएगा, तो उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का वैसे दो पार्ट होता है, वन इज मिक्स, वन इज सब एफिशिएंसी, तो या फिर उसको यील्ड वेरिएंस भी बोल ही देते हैं। मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा, सो योर एफिशिएंसी वेरिएंस विल बिकम सेम एज योर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, इन ऑल मैं तुम लोग को 4 मिनट दे रहा हूं। एवरी वेरिएंस विल बी वन लाइन ईच। फॉर्मूला यू डोंट हैव टू बी राइटिंग, इन एग्जाम्स यू ऑल राइट, दैट्स ओके, लेकिन अभी के लिए यू ऑल माइट नॉट राइट एज सच, ओके। तुम्हारे पास 4 मिनट है, 4 मिनट स्टार्ट नाउ। एक सेकेंड ना, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर ना, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, एक सेकेंड रुको 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 रुको, लेबर यील्ड वेरिएंस नहीं निकाला जो सामने, तो वो बोला हुआ था, तो तुम लोग क्या घोंचू लोगो? लेबर यील्ड वेरिएंस तो वो निकाला ही नहीं बेटा, तो वो निकाल लेते हैं। सुनो, हाँ ठीक है, वी विल पॉज दिस, यू ऑल कम बैक, तो टेरेस के ऊपर यू ऑल कैन राइट, तो लिखो इधर लेबर यील्ड वेरिएंस। क्वेश्चन पढ़ा करो बराबर से, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो 2009 आवर्स लगना चाहिए था, यील्ड वेरिएंस तो वैसे ही कंप्यूट होता है। यू ऑल आर राइटिंग द फॉर्मूलाज नो, तो एटलीस्ट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो अगर लिखने का है तो मेरे को उसका फॉर्मूला बताओ जरा। ओवरऑल आवर्स कितने लगने चाहिए थे, ओवरऑल आवर्स कितने लगे इनटू दैट स्टैंडर्ड, ओके। तो यहां पे स्टैंडर्ड टोटल आवर्स माइनस एक्चुअल टोटल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज वेज रेट। तो 2009 आवर्स लगना चाहिए था, 2060 आवर्स लग गया, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज वेज रेट 61,496 डिवाइडेड बाई 2009। ज्यादा आवर्स लगा तो एडवर्स हो जाएगा। 1561 एडवर्स। बराबर। चलो, योर 4 मिनट्स का टाइमर हैज अगेन स्टार्टेड। कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम नाउ।
मटेरियल वेरिएंसेस अपने चेक कर लेना। हो गया तुम्हारा खत्म? चलो एक बार वो हो जाएगा तो ये लिख के रखना, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो दिस इज योर लास्ट थिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच इज सिमिलर टू मटीरियल एंड लेबर। इसके बाद जो आगे वाला डेटा है ना, जो आगे वाला डेटा है फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला, वो कंप्लीटली बदल जाएगा, बट दिस इज सेम एज मटीरियल एंड लेबर, ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर सब पूछ सकते सर व्हाई इट इज सेम, तो देख लेते हैं, तुमको भी 1 मिनट के ना पता चल जाएगा। If material cost is a fully variable cost dependent on output, ठीक है, labor cost is also a fully variable cost based on output. Variable overheads, we are trying to talk of variable factory overheads. तो बेटा वेरिएबल है तो ये वाला कॉस्ट भी वेरिएबल ही है, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट ओनली। सो वट एवर अप्लाइज टू मटीरियल एंड लेबर, मोर और लेस इट विल अप्लाई टू वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑल्सो। सो लाइक मटीरियल लाइक लेबर, लास्ट टाइम मेरे को जरा बोलना, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट फैक्टर, आउटपुट। तो यहां पर आप लोग लिख के रखो आउटपुट। जो टेक्स्ट बुक के अंदर स्टैंडर्ड था 8000 यूनिट्स का था, रिवाइज स्टैंडर्ड विल बी मेड फॉर 6000 बिकॉज एक्चुअल इज 6000। सुन, अभी बराबर से सुनना, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ना वो लोग आपको वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए सिर्फ अमाउंट ही देंगे, लेकिन आपको ना आर्स, रेट और अमाउंट लिखने का है। तो सर आर्स किधर से आएगा, 1 मिनट, जो मालूम है वो तो लिख देते हैं। तो 8000 यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स 2400 रुपीज का लगना चाहिए था, और एक्चुअल के ना 6000 यूनिट बनाने के लिए 2200 का लगा। तो जो मालूम था दैट आई हैव रिटन, ठीक है। अभी सुन, ये चीज ध्यान से सुनना। अभी याद रखना, मटीरियल इज एन एक्सपेंस, लेबर इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। वेरिएबल ओवरहेड्स या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज हेड ऑफ एक्सपेंस। उसके अंदर देयर कुड बी सो मेनी एक्सपेंसेस दैट कैन बी कमिंग यार, देयर कुड बी सो मेनी कॉस्ट जो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर आ सकता है। ओके, तुम्हारी स्टडी पर्पसेस के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स विल मीन समथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कब लगता है, जब भी वर्कर काम करता है। तो वो लोग ना आपको आवर्स अलग से नहीं देगा, यू विल हैव टू टेक आवर्स ऑफ लेबर ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आवर्स विल ऑलवेज बी सेम एज लेबर। ओके, तो एक तो ना यहां पे लिख के रख लेना एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, और अभी ये वाले आवर्स आप लोग लेबर से ही ले लेना। अगर 8000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को 2400 आवर्स लगते हैं, तो बेटा 2400 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का भी तो बिल आएगा, यहां पे लिख देना 2400। ये वाला डेटा हमेशा इधर से कॉपी होएगा। तो 1 मिनट, यहां पे बैलेंसिंग फिगर रेट पर आवर कितना आ जाएगा 1। 1 सेकेंड,
ये स्टैंडर्ड वेज रेट है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, ठीक है। वन स्टैंडर्ड वेज रेट, वन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी का रेट, ठीक है। अगर ये वाले आवर्स कॉपी करोगे तो ये वाले आवर्स भी तो हमेशा ही कॉपी करोगे, 1800 एट द रेट ऑफ 1800। सुनो, अभी एक चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये वाले आवर्स हमेशा इधर कॉपी होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो कॉपी हो जाएंगे। ओके, कब नहीं होंगे 5 मिनट के लिए वेट कर लो, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर वर्कर लोगों ने कितने आवर्स के लिए काम किया बेटा? 2000। सो देयरफॉर 2000 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो आया रहेगा, तो यहां पे लिख देना 2000। कब ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम नहीं होगा तुमको 5 मिनट में पता चल जाएगा। डिवाइड जरा करो 1.1। अच्छा, तो सुनो, मैं इसका ना इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं ताकि फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत ना हो। 8000 यूनिट बनाने के लिए इतने आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगना चाहिए था, इस रेट पर आर के हिसाब से अपना बिल आना चाहिए था, खर्चा जो है इतना होना चाहिए था। 6000 यूनिट के लिए इतना आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो लगना चाहिए था, इस रेट पर आर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना चाहिए था, बिल इतना आना चाहिए था। एक्चुअल के अंदर 2000 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो लगा है, इस रेट के हिसाब से अपना बिल आया है, खर्चा जो है इतना हो गया है, ठीक है। अब यहां पे जरा लिखना फर्स्ट टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स बेटा। इसके अंदर ना तुम्हारा 3 वैरिएंसेस ही हो सकता है और तुम्हारा 3 वैरिएंसेस ही होएगा। तो सबसे पहले दिस इज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1800 आना चाहिए था, 2200 आ गया, 400 एडवर्स। सेकेंड, अच्छा, अब कॉमन सेंस चीज है, आप लोग मेरे को बताने का ट्राई करो। इलेक्ट्रिसिटी का रेट 400 रुपया क्यों ज्यादा आएगा, या इसका फर्क होएगा या इसका फर्क होएगा? इसका और इसका का मतलब या रेट या आवर्स। जो रेट वाला वैरिएंस है ना, उसका नाम याद रखना, इट इज इन ट्रू सेंस ऑलवेज कॉल्ड एज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। और नाम इसका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस क्यों होता है, ऑल्दो ये रेट वैरिएंस ही होता है, वो मैं तुमको 2 साल के बाद बताऊंगा इन सीए फाइनल, वो अभी नहीं बता सकता। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, स्टैंडर्ड रेट minus actual rate into, in this case, actual hours। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना होना चाहिए था? 1। इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना था? 1.1 into 2000। So therefore this particular thing will be 200 adverse। Third, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस। ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला यू ऑल कैन टेल मी, मैं क्या तुमको बताऊं यार, तो बोलो जरा। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बोलो आगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 1800 घंटे लगना चाहिए था, माइनस 2000 घंटे लग गया, into 1, 200 adverse। काफी टाइप के होते हैं इसके अंदर, उसका स्टैंडर्ड डेटा जो है ना, उसके मिक्स वाला भी वो लोग आपको ना एक ही टाइप देगा इन सीए इंटर। If there are multiple varieties of variable overages, you see them in CFN। फिर हम लोग हर टाइप के लिए ना वैरिएंस अलग अलग निकालेगा, बिकॉज एवरी वेरिएबल ओवरहेड्स माइट नॉट डिपेंड अपॉन आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कोयला है जो मशीन्स के अंदर जाता है, अभी वो भी वेरिएबल ओवरहेड्स ही है, लेकिन वो आवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो एवरी वेरिएबल ओवरहेड्स विल हैव अ डिफरेंट नेचर। तो वो वाली चीज, तो इसके लिए इट हैज नॉट बीन केप्ट ओनली इन इंटर-सीए, ठीक है। तो मिक्स वैरिएंस वगैरह ऑल दोस थिंग्स विल नॉट बी कमिंग, तुम लोग को एक ही टाइप आएगा, दैट विल बी इट, ठीक है। सुनो,
अभी तुम लोग क्या करो, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर चार्ट 3 के अंदर, चलो अभी मत जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाओ, दैट बी फार 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 बेटर। सुनो अभी ना क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जरा देखना, वो जुड़वा भाई है। ओके मेरे को फर्क बता दो, फटक से एक फर्क बता दो। 300 घंटे का आइडल टाइम आ गया। पहले मेरे को एक चीज जरा बोलो, इसकी वजह से ओनली दोज थिंग्स शुड गेट अफेक्टेड जिधर आर्स आता है, मतलब मेरे को बोलो व्हाट विल नॉट गेट अफेक्टेड, मटीरियल। तो मटीरियल विल बी सेम ओनली। तो इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 21, मटीरियल वेरिएंसेस सेम, वो वाला चीज अपने को फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेबर वेरिएंसेस, सुन अभी लेबर वेरिएंसेस के अंदर अभी आइडल टाइम भी आ गया। मेरे को बोलो आइडल टाइम बाय डिफॉल्ट मींस विच आइडल टाइम, पिछले लेक्चर के अंदर बात हुआ था, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम। सुनो मैं क्या बोलता हूं, लिसन, तुम्हारा क्वेश्चन तो वही है ना बेटा पूरा का पूरा, ठीक है। तो तुम लोग एक काम जरा करो, ये वाला जो फॉर्मेट है ना वो लेबर का, तुम्हारा लेबर का फॉर्मेट एक बार जरा सोच लेना, वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन तुम्हारे वेरिएंसेस सेम नहीं रहेंगे। ओके तुम लोग एक बार ये वाला जो फॉर्मेट है तो वो कॉपी कर लो, फॉर्मेट के ना वो थोड़ी कुछ चेंज आने वाला है। अच्छा अभी तुम्हारा काम है, तुमको जितना याद है वो करना, एंड योर टेलिंग पार्ट विल टेक केयर दैट व्हाटएवर यू ऑल हैव डन इज करेक्ट। एक सेकंड के लिए जरा वेट करो। सुनो कौन कौन से वेरिएंसेस आएंगे अभी, वेरिएंसेस विल चेंज फॉर श्योर। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तुमको फॉर्मूला लिखने का वो होएगा, यू ऑल कैन राइट डाउन इन शॉर्ट वे ऑल्सो, दैट्स ओके फॉर मी। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट नहीं, यू ऑल डोंट राइट इन शॉर्ट, वो एसएलसी अकाउंट वगैरह तो वो लगेगा, यू राइट डाउन द कंप्लीट थिंग प्लीज, ठीक है। सुनो फिर उसके बाद सेकंड लेबर रेट वेरिएंस, ओके यहां पे तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ओके नाउ यू ऑल राइट डाउन। सुनो 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 बस यहां पे आई वांटेड यू ऑल टू बी केयरफुल। उसके बाद थर्ड मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना आइडल टाइम आया, तो अपने को बेटा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के ना उसके ऊपर तो मास्टरी किया था, ठीक है। मैं उसका फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं, अगर कुछ डाउट होएगा इन योर चार्ट यू ऑल हैव रिटन दोस पर्टिकुलर थिंग्स। फोर्थ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन लेबर एफिशिएंसी का दो पार्ट होएगा, मिक्स एंड यील्ड। मिक्स वेरिएंस तो अभी भी नहीं आएगा बिकॉज देयर इज वन टाइप ऑफ लेबर, ओके सो देयरफॉर दिस विल आल्सो बिकम यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तुम्हारे 4 वेरिएंसेस हैं, ऑब्वियसली वन शुड टैली विद 2 + 3 + 4। कुछ भी गलती करोगे तो टैली नहीं होएगा, ओके। तुमको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, वैसे तो 1 ही मिनट चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है तुम लोग कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करो, चालू। तुम्हारा चेक टैली हो जाए तो मेरे को बता देना, हो गया टैली, ठीक है। आवर्स वर्कड निकालना बहुत जरूरी था, जो 1700 आवर्स आएगा। किसी का नहीं हुआ तो तुमको अभी मिस्टेक अपनी पता चल जाएगी। तो 2250 का खर्चा होना चाहिए था, 3000 का हो गया, 750 एडवर्स। Labor rate variance, workers should have been paid at 1.25, they were paid at 1.5 into actual hours, यहाँ पे actually अपने को लिख लेना चाहिए actual hours paid for 2000, तो ये 500 एडवर्स, ये भी वही रहेगा जो पहले था। स्टैंडर्ड आइडल आवर्स हमेशा 0 ही होता है। एक्चुअल आइडल आवर्स 300 into 1.25, 375 एडवर्स। एफिशिएंसी 6000 यूनिट बनाने के लिए 1800 घंटे लेना चाहिए था। मेरे को बोलो कितना आवर्स लिया, बोलो 1700। आइडल आवर्स वर्कर का मिस्टेक नहीं होता, इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 125
तो फेवरेबल। अगर चेक लिखने का होएगा ऑब्वियसली 1 विल टैली विद 2 + 3 + 4, ठीक है। अब लिखो सी फॉर व्हाट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल, 8,000, 6,000, 6,000, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट। सुनो, अभी ये और ये तो क्वेश्चन के अंदर से कॉपी कर लेता हूं, 2400, 2200। अभी सुनो मेरी बात, सम के ना आइडल टाइम है, लेकिन जो आइडल टाइम सम के अंदर होता है वो तो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है, और एबनॉर्मल आइडल टाइम डेटा सिर्फ एक्चुअल के अंदर ही होता है, तो स्टैंडर्ड के अंदर तो नहीं होता। तो बेटा स्टैंडर्ड आवर्स तो वही रहेगा। तो 8000 यूनिट बनाने के लिए अगर वर्कर को 2400 घंटे वो लेने चाहिए थे, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल 2400 घंटे का ही आना चाहिए था, तो रेट पर आर इज 1। तो ये वाला भी डेटा वही हो जाएगा ना। सुनो, लेकिन अभी तुम लोग को समझ में आएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे लिए फॉर सीए इंटर इट मींस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। अभी यहां पर ना टेक्निकली तुमको क्या चाहिए कि सर इलेक्ट्रिसिटी कितने आवर्स के लिए लगा, तुमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कितने आवर्स के लिए लगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेरे को एक बार जरा सोच के बोलना, ये 2000 आवर्स क्या था? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। अगर मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो इतने घंटे के लिए वर्कर फैक्ट्री आया, तो उसको इतने आवर्स के लिए आप लोग पे करेंगे। लेकिन 2000 आवर्स के अंदर से 300 घंटे तो उसने काम ही नहीं किया। तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, अगर वर्कर ने काम नहीं किया तो वो आइडल था। देन वी ट्राई टू बी थिंकिंग आइडल टाइम के वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा होगा, तो यहां पर 1700 आवर्स आएगा। ऑब्वियसली कोई मेरे को पूछ सकता है, सर आपको कैसे मालूम आइडल टाइम के वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा होगा? यूजुअली नहीं लगता है। तो बोलते सर आपको कैसे मालूम नहीं लगता है? चलो ठीक है, तो सोच लेते हैं। मेरे को बोलो एक वर्कर आइडल क्यों रहेगा? कुछ ना कुछ एक रीजन वगैरह तो होएगा। मेरे को एक रीजन बताओ, वर्कर क्यों आइडल था? मशीन खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इट कुड बी दैट पर्टिकुलर थिंग। चलो एक चीज तो पक्का है, अगर वो आइडल इसलिए था क्योंकि लाइट चला गया, तो फिर तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने आवर्स के लिए वो लगा होएगा, 1700। इज दैट ऑल ओके? क्योंकि 300 घंटे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए तो वो साला आइडल बैठा हुआ था, ठीक है। मतलब सर लेकिन मशीन भी तो खराब हो सकता है, बराबर है। जरा सोचो, वर्कर काम कर रहा है और मशीन खराब हो गया, बस वो बैठ के देख रहा था। उसका मैनेजर आया, उसको पूछा क्या कर रहा है? बोलता साहब मशीन खराब हो गया। ओके, मैनेजर ने पूछा क्या कर रहा है मतलब? बोलता साहब मशीन खराब हो गया, कुछ करने के लिए नहीं है, तो इधर उधर बस देख रहा हूं। मैनेजर ने बोला तेरे को इधर उधर वो देखने का है? वर्कर बोलता हाँ, सब कुछ करने के लिए नहीं है तो इधर उधर ही देखेगा। मैनेजर ने बोला गेट आउट, तू बाहर जाके तू इधर उधर देख। द मोमेंट वर्कर विल गो आउट, विल स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन सेंस है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी आइडल, स्विच इट ऑफ। नो, तुमको समझा जो मैं बोला? अभी तुम्हारा बैच खत्म करने के बाद ना मैं लंबी वेकेशन पे जाएगा, ओके, तो इन दैट केस मैं घर का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके ही जाऊंगा ना, ओके। हाउ कैन देयर बी आइडल टाइम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यू स्विच इट ऑफ। नो, देखो वर्कर और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फर्क होता है बेटा। वर्कर कम्स टू द फैक्ट्री, वांट्स टू वर्क बट कैन नॉट वर्क क्योंकि मशीन खराब हो गया, यू विल स्टिल पे हिम, बट इट इज नॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का ही अपने को, स्विच इट ऑफ। नो, तो इलेक्ट्रिसिटी का जिंदगी में आइडल टाइम नहीं होता, इसलिए यहां पर हमेशा कौन से आवर्स लिखे जाते हैं? बोलो, आवर्स वर्कड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी लगता है जब भी वर्कर काम करता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिख के रखना आवर्स वर्कड। अच्छा सुनो, और एक फ्यूचर सजेशन, पूरी जिंदगी याद रखना जब तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे, और सीए फाइनल के अंदर तो चलो बहुत बड़ा चीज है। अगर रेट कभी फ्रैक्शंस के अंदर आए ना, तो कभी ना उसको डेसिमल्स के अंदर नहीं निकालना, उसको वैसे ही रहने देना, आंसर थोड़ी देर में बराबर ही आ जाएगा। तो जीरोस भी मत कैंसिल करो, तो लिख देना 2200 अपॉन 1700। चलो तो लिखो जरा प्लीज। फर्स्ट, टोटल
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो 1800 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, 2200 का हो गया, 400 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, ये मेरे साथ करना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर चाहो तो ऑल्दो वो ऑब्वियस ही है, लेकिन वो लिखने का है तो लिख देना एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब इसको सॉल्व ना मेरे तरीके का करना, अपने तरीके का नहीं करना। 1 माइनस 2200 अपॉन 1700 इंटू 1700। सुनो, और अभी ना आगे जो मैं तुमको बोलने जा रहा हूं प्लीज वैसे ही करना। कैसे? लगे कि ये बहुत मुश्किल है ना, डेसिमल्स वगैरह आएगा ये वो, ओपन द ब्रैकेट्स बेटा। ओपन द ब्रैकेट बोले तो 1700 इंटू 1 1700 माइनस दिस इंटू दिस 2200, तो ये आ जाएगा 500। एक्चुअल फिगर स्टैंडर्ड से ज्यादा थी, तो एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो एडवर्स आ गया। तुमको समझा मैंने क्या किया? से ब्रैकेट खोला एंड इट ऑल कम्स। ठीक है, प्लीज डू लाइक दैट व्हेनेवर द रेट इज देयर इन फ्रैक्शंस। ठीक है। थर्ड, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, आगे लिखना हो तो लिख देना एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोलो बेटा, 1700 इंटू 1 किया, ब्रैकेट खोला मैंने, 1 इंटू 1700 तो कितना होता है? 1700। उसके बाद दिस इंटू दिस किया तो 1700 इन 1700 विल गेट कैंसिल, नो? तो 2200 बच गया। सो दिस इज मोर देन दिस, एक्चुअल इज मोर देन स्टैंडर्ड। आगे स्टैंडर्ड आवर्स 1800 घंटे लगना चाहिए था, 1700 आवर्स लगा इंटू 100 फेवरेबल। अभी चार्ट के अंदर जाओ, वहां पे एक जो नीचे बड़ा सर्कल होएगा वहां पे लिख देना वेरिएबल ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट, और उसके बाद ये वाले 3 फॉर्मूलाज जो तुम्हारे हैं वो लिख के रखो प्लीज, जो मैंने हाईलाइट किया है। थर्ड पार्ट में ना, हाँ, तुम्हारा चार्ट नंबर 3 जो होएगा, ये वाला चिंटू चार्ट। दिस एंड दिस। सर एक डाउट है सर। सर अगर फैक्ट्री में कोई लेबर काम करते होते उसको अगर वो बीमार हो गया तो वो भी नॉर्मल आइडेंटिफाई मानेगा? अभी एक सेकंड, सुनो, वेरिएबल ओवरहेड्स के ना इन ऑल दे आर ओनली 3 वैरिएंसेस, इसके अलावा ना और कुछ आएगा ना कभी कुछ आ सकता है। ठीक है, चलो, योर दिस पर्टिकुलर वर्क इज ऑल टुगेदर डन। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे हो, वैसा ही फॉर्मेट बनाओगे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था, एंड यू ऑल विल स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ दिस। तुम्हारे वैरिएंसेस वही आने चाहिए जैसे वट एवर आई विल बी सेइंग इन एंड, ओके। लेकिन तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड वो खत्म करो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं तुमको 4 मिनट दे रहा हूं फॉर रीडिंग एंड फॉर फिनिशिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे वैरिएंसेस वही आने चाहिए एंड के अंदर जो मेरे आएंगे। प्लीज यू ऑल स्टार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22।
एक सेकंड, तुम्हारा 4 मिनट स्टार्ट करने से पहले इसका शॉर्ट्स वो पढ़ता हूं. डू रिमेंबर आवर्स इन वेरिएबल ओवरहेड शुड ऑलवेज बी आवर्स वर्क. इलेक्ट्रिसिटी दैट इज योर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द आइडल टाइम. सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. योर 4 minutes हैव स्टार्टेड. स्टार्ट प्लीज. 5 minutes देता हूं. मेरे को जरा बोलो, तुम लोगों ने गिवन स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए बनाया है? 6000. ठीक है, तुम लोग कितने के लिए भी बना लो, ठीक है, चलेगा. वन यूनिट के लिए 2 hours लगना चाहिए, तो 12,000 hours लगना चाहिए था. खर्चा 1,20,000. तो रेट पर 10 आ जाता है. कितना यूनिट्स बनाया? 5,900. 5,900 11,600 122. एग्जैक्ट नंबर आता है क्या डिवाइड करके? नहीं, तो उसको फ्रैक्शंस के अंदर ही रहने देना फिर. ठीक है. 5,900 इंटू 2 11,800. हो गया? चलो सुनो. अभी ना ये अपना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है. ओके, एंड माइट बी समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट. अगर ये अच्छे तरीके से करने का है ना, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोग मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड से इसको मर्ज मत करना. ठीक है, वो अलग कहानी, ये अलग कहानी. अभी क्यों? पहले एक काम जरा कर लो, ये वाला जो डेटा है ना इस क्वेश्चन के अंदर कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे. ठीक है, तो लिखो जरा प्लीज. बजटेड एक्चुअल. सुनो, जब कॉपी कर रहे हो ना, राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा जगह रखना फॉर राइटिंग एब्जॉर्प्शन रेट्स. ब्रैकेट के अंदर 1 year. इस क्वेश्चन के ना 1 year था. वर्किंग डेज, hours worked, overheads, output.
250, 248, 1,25,000, 122,500, 1,00,000, 1,10,000, 25,000. चलो ये कॉपी हो जाए मेरे को बता दो, फिर स्टार्ट करता हूं। चलो सर देखो, ये फिक्स्ड ओवरहेड स्टार्ट हो रहा है। मैं जब फिक्स्ड ओवरहेड बोलता हूं ना, मैं ये चीज कभी बोल ही नहीं सकता थिंक ऑफ मटीरियल लेबर, नो नो आई कांट, क्योंकि दोज आर वेरिएबल कॉस्ट। तो एक यूनिट बनाता है, मटीरियल लगता है, लेबर लगता है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगता है, लेकिन रेंट तो नहीं लगता, सैलरीज तो नहीं लगता। दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट। Fixed costs are often called as period costs. Okay, period cost. Why? Because they are dependent upon a certain period. They are dependent upon a certain period. So, in this case, we are always concerned when we talk of fixed overheads with the period. Example के तौर पे fixed overheads का एक normal example, rent. मेरे को बोलो मैं rent के आगे क्या words use करूं? Rent will be per month. यहां पर एनम, यहां पर क्वार्टर। बेटा रेंट पर यूनिट करके तो कुछ नहीं होता। इसके लिए एक सिंपल फंडा याद रखना, मटीरियल इज इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस, लेबर इज इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस, वेरिएबल ओवरहेड्स इज इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इनकर्ड फॉर अ पीरियड। सो इफ एवर आई विल आस्क यू फ्रॉम नाउ, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट फैक्टर, यू शुड ऑलवेज से पीरियड। तो अगर एक्चुअल डेटा 1 साल का है और स्टैंडर्ड डेटा 1 साल का है, स्टैंडर्ड बोले तो बजटेड डेटा, ठीक है, तो सब बराबर है। लेकिन अगर कभी एक्चुअल डेटा एक्चुअल डेटा कभी अगर 1 साल का हुआ, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेटा कभी 1 मंथ का हुआ, तो फिर आप स्टैंडर्ड डेटा को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। जितना भी एक्चुअल डेटा का पीरियड है, बजटेड डेटा उसी पीरियड का होना चाहिए। अगर एक्चुअल डेटा 1 साल का है तो स्टैंडर्ड डेटा भी 1 साल का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी स्टैंडर्ड डेटा 1 मंथ का है, प्लीज देन यू मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। जब तक पीरियड सेम नहीं होता तब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेटा भी 1 साल का है, एक्चुअल डेटा भी 1 साल का है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक। अभी के लिए तुमको 4 नंबर्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में तुम लोग को 4 और नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा। कौन से 4 नंबर्स? ये वाले 4 नंबर्स, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, यू विल हैव टू कंप्यूट समथिंग दैट यू ऑल नो, जो 3 चैप्टर्स पहले किया था। मैंने 1 साल के लिए सोचा था मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 1 लाख रुपीस का होगा। मैंने सोचा था 25,000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक। लेकिन इन रियलिटी 1,10,000 का खर्चा हो गया और 25,500 यूनिट बना दिया, ठीक है। तुमको ये 4 नंबर्स क्या है ये समझ में आ गए? तो अब तुम लोग मेरे लिए एक काम जरा करो, कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर मी ओनली फ्रॉम दीज 4 नंबर्स। तुमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 4 नंबर्स लो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कंप्यूट करो। एट 8,000 अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया सब लोग को? सुनो, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भूल गया है बिकॉज योर मेमोरी इज वेरी पैथेटिक, तो याद कराता हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क्स विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट यहां पर कंप्यूट कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट डे, इट इज BOH अपॉन BLA। सोचा था फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा इतना होगा, सोचा था इतना यूनिट्स बनाएगा। सो एब्जॉर्प्शन रेट इज, यहां पे लिख के रख, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹4। सुनो, अब ये ₹4 का मतलब क्या होता है? जब भी 1 यूनिट बनाएगा 4 रुपया एब्जॉर्ब कर। तो अब मेरे को जरा बोलो कितना यूनिट्स बनाया? 25,500। जब भी 1 यूनिट बनाता था 4 रुपया एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। तो मैं ऐसा करता गया, तो मेरे को साल के एंड में एक फिगर मिल गया विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ओके। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ठीक है। साल खत्म होएगा, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन साल खत्म होएगा एक और अमाउंट भी तो मिल जाएगा। बोलो कौन सा?
एक्चुअल अमाउंट। ओके, तो एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ? तो एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा 1,10,000 रुपीज हुआ। दिस 8,000 रुपीज विल बी नथिंग बट अंडर एब्जॉर्ब। तुम लोगों को समझ में आता है वाला चीज? दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी ऑल हैव डन बिफोर बॉस। ओके, तो इसके ना कुछ भी अजीब नहीं है। ओके, ये वही चीज है जो आज तक था। ठीक है, जिस चीज को आज तक तुम लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलता था ना, आज से वही वाला चीज तेरा फर्स्ट वाला वरायंस बन गया। सो योर फर्स्ट वरायंस इज नथिंग बट total fixed overheads cost variance. Whatever was your first variance is nothing but this, but whatever was your under या over absorption is nothing but this particular thing only. ठीक है, your work is done. लेकिन एक पंगा पड़ गया यार, अगर ये variance है तो ये एडवर्स या फेवरेबल भी होना चाहिए। मेरे को बोलो तुम्हारे हिसाब से ये 8,000 रुपया एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स। मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, सोचा था इतना खर्चा होएगा, सोचा था इतना यूनिट्स बनाएगा तो हर यूनिट के लिए 4 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। 25,500 यूनिट बनाया इंटू 4 तो खर्चा 1,02,000 का होना चाहिए था, लेकिन 1,10,000 रुपया वो हो गया। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर वरायंस विल बी एडवर्स। ठीक है, तुम लोग नहीं लिख रहे हो, व्हेनेवर आई टेल यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू ऑल राइट डाउन। ठीक है, अभी के लिए वो मत लिखना। ठीक है, अब मेरे को ना इस वरायंस का तुम लोग को ब्रेकअप सिखाने का है। अभी ब्रेकअप कैसे सिखाऊं यार, बहुत दिक्कत है मेरे को। तो सुनो सुनो सुनो, मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन चेंज करता हूं। ठीक है, बराबर से सुनना। ये जब मैं अभी क्वेश्चन, मैंने उसका वो फोटोकॉपी मारा। ओके, ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पास पिछले पेज पे। ठीक है, सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं। और कैसे चेंज कर रहा हूं जरा देखना। इसके ना 2 नंबर्स मैं बदलने वाला हूं। ठीक है, बराबर से जरा देखना कौन से वाले 2 नंबर्स, ये वाला एक नंबर, ये वाला एक नंबर। यहां पर 1,20,000 कर देता हूं और यहां पर 30,000 कर देता हूं। ठीक है, अब जरा देखना इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां पर ऑल योर डाउट्स विल गेट आंसर, कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, रेस्ट ऑल द थिंग्स आई क्लैरिफाई। ठीक है, अभी ये दोनों रेड नंबर जरा देखो, ये दोनों रेड वाले नंबर जरा देखो। ठीक है, और मेरे को जरा बोलना, अगर वो नंबर्स के बदले में ये वाले नंबर्स होते ना, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन तुम्हारा 0 आता। पहले कंप्यूट जरा करो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन तुम्हारा 0 आएगा। 0 आता है? अच्छा ठीक है, अभी ना तुम लोग क्या करना, मेरे को रीजन देने का ट्राई करो कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इस एग्जांपल के अंदर 0 क्यों हो गया। बिफोर यू विल रिप्लाई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन 0 क्यों हो गया। मेरे को ना कुछ कॉस्टिंग का टर्म्स बताना दैट यू हैव लर्नड विद मी इन लाइफ। कॉस्टिंग का कुछ टर्म्स बता, मैथमेटिक्स नहीं सिखाना। सर ये 20% से बढ़ गया तो ये भी 20% से बढ़ गया, मेरे को मैथमेटिक्स मत सिखाओ, मेरे को कॉस्टिंग का कुछ टर्म्स बताओ। सर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हुआ, इसके लिए अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन 0 आया, अब बताने का ट्राई करो कॉस्टिंग का कुछ टर्म्स। परफेक्ट। सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट इज सेम एज एक्चुअल रेट को बोलते हैं। सर एब्जॉर्प्शन रेट बोले तो BOH अपॉन BLA। सर एक्चुअल रेट बोले तो एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। मेरे को ऐसा ही सोचना चाहिए, क्यों? क्योंकि ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेज फिक्स्ड ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट होएगा, लेकिन हम लोग उसको पर यूनिट बना देगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इसकी मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट कॉस्ट बना देता हूं। ठीक है, तो मेरे को बोलो पर यूनिट कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 4। मेरे को बोलो पर यूनिट कॉस्ट कितना था? 4। तो दैट इज ओनली वन एंड सिंगल रीजन एवर इन योर एंटायर लाइफ कि तुम्हारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन 0 आ सकता है, वरना तुम्हारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जिंदगी में कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, ये जो क्वेश्चन तुम लोग किया, इस क्वेश्चन के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, ये वाला फिगर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ही है ना, ये वाला फिगर तो 0 नहीं आया। एक मिनट, 0 कब आ सकता है? व्हेन व्हाट इज सेम एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन रेट इज सेम एज एक्चुअल रेट। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अगर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कैन वी से एब्जॉर्प्शन रेट, आगे बोलो, इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल रेट। और क्या, सुन, ऑनेस्टली शो ऑफ नहीं करता हूं, लेकिन जैसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं ना, देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो हु विल ट्राई टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर मैनर विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, I am not trying to use any, in fact I get the answer then I try to think of making the formula. ठीक है, तो समझ जाना whatever I'll be saying now.
ये वाला वेरिएंस जीरो नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि दिस फिगर मस्ट नॉट बी सेम एज दिस पर्टिकुलर फिगर। मैं सोच रहा था व्हाई द हेल दे आर नॉट सेम, तो मैंने सोचा एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, BOH डिवाइडेड बाय BLA। तो एक्चुअल रेट कैसे आता है बेटा, एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब मेरे को नंबर्स बोलो ना तुम लोग। तो BOH इस क्वेश्चन के लिए कितना था, 1 लाख। तो BLA कितना था, 25,000। मस्ट नॉट बी सेम एज 1,10,000 अपॉन 25,500। इज दैट ओके? अब मेरा ग्रेट लॉजिक देखना, ओके अब ये मेरा लॉजिक जरा देखना। मैं सोच रहा था फर्स्ट वाला वेरिएंस क्यों आया, तो मैंने सोचा फर्स्ट वेरिएंस इज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, वो इसलिए आया बिकॉज दिस इज नॉट सेम एज दिस। फिर मैंने सोचा व्हाई द हेल दिस इज नॉट सेम एज दिस, बिकॉज दिस इज नॉट सेम एज दिस। फिर मैंने सोचा व्हाई द हेल दिस इज नॉट सेम एज दिस, बिकॉज दिस इज नॉट सेम एज दिस। मैंने फिर से सोचा व्हाई द हेल दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम। लास्ट आंसर जो मैं बोल रहा हूं, ईदर देयर विल बी अ डिफरेंस इन न्यूमरेटर, आगे बोल, और देयर इज अ डिफरेंस इन डिनोमिनेटर। मेरे को बोलो मैंने न्यूमरेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरे खर्चे। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, आउटपुट, तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम वेरिएंस। सो सेकंड वेरिएंस इज देयर फॉर द न्यूमरेटर, सेकंड वेरिएंस इज देयर फॉर द न्यूमरेटर। तुम लोग कुछ नहीं लिख रहे हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर, खर्चे कितने होने चाहिए थे, खर्चे कितने हो गए। सो पॉपुलरली दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिटन लाइक दिस ओनली, कि कितना खर्चा होना चाहिए था, बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख माइनस इन दिस केस कितना खर्चा तुम्हारा हो गया। तो 1 लाख का खर्चा होना चाहिए था, 1,10,000 का जो खर्चा है वो हो गया 10,000 रुपीज एडवर्स, ठीक है। वेट, कुछ लिखना नहीं है प्लीज, कुछ लिखना नहीं। थर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम वेरिएंस जो तुम्हारा है विल डील विद द डिनोमिनेटर। अभी ये चीज ट्रिकी है। I'll ask you some solid questions. I know what you will think, but I don't want you all to be thinking that. I want you to think something better. तो मैं डिनोमिनेटर्स का बात कर रहा हूं बेटा। वॉल्यूम कितना आना चाहिए था, 25,000 माइनस वॉल्यूम कितना आ गया, 25,500। लेकिन जरा सोचो, ये तो आउटपुट का फर्क है, मेरे को तो रुपीस चाहिए। सो 1 यूनिट, ये तो यूनिट्स का फर्क है ना, 1 यूनिट इज कितना रुपीस बेटा, 4, ठीक। तो ये आ जाएगा 2,000, ठीक है। अब मेरे को जरा बोलना 2,000 एडवर्स के फेवरेबल। अभी दो ही ऑप्शन पॉसिबल होता है, या एडवर्स या फेवरेबल, थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मेरे को बोलो एडवर्स के फेवरेबल। अच्छा, दोज पीपल हु आर सेइंग से फेवरेबल, आई थिंक दे आर सेइंग सर आप सम करते हो तो टैली होना चाहिए ना सर, दिस शुड टैली विद दिस प्लस दिस। नो, तो सर वो फेवरेबल ही होएगा सर। ओके, कुछ अच्छा चीज बोलो ना, मेरे को फालतू चीज मत बोला करो। वाई फेवरेबल? ओके, कोई बोलता है सर आउटपुट ज्यादा आया, कोई बोलता है आउटपुट ज्यादा आया। अभी आउटपुट अगर ज्यादा आया, आई कैन ट्राई टू से बैड, आउटपुट ज्यादा आया तो खर्चे ज्यादा होंगे। तुम लोग 1 मिनट के लिए सोचो क्यों फेवरेबल, 1 मिनट के लिए सोचो 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 क्यों फेवरेबल, 1 मिनट। जो लोग बोलते हैं सर आउटपुट ज्यादा होएगा, तो आई कैन ट्राई टू बी सेइंग आउटपुट ज्यादा होएगा तो खर्चे ज्यादा होंगे यार। सर आउटपुट तो कितना भी फिक्स होने वाला है ना, आउटपुट तो कितना फिक्स होने वाला है। चलो ठीक है, सम पीपल हैव टोल्ड करेक्ट सर वो लेवरेज इफेक्ट वगैरह ये वो वगैरह। आई ट्राई टू पुट दैट इन सिंपल वर्ड्स। यू आर ट्राइंग टू, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, यू आर ट्राइंग टू डू ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंसेस। 25,000 यूनिट बनाना चाहिए था, अगर 25,500 बनाया ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल फॉल। तुमको ये चीज समझ में आता है? मेरे को ऐसा ही सोचना चाहिए क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेज आई विल कन्वर्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट। तो जरा सोचो 25,000 यूनिट बनने चाहिए थे,
अगर 25,500 यूनिट बन जाएंगे इन दैट पर्टिकुलर केस, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल फॉल, नो? ओके, कई लोग बोलते हैं सर सेल्स बढ़ जाएगा ये वो. आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक ऑफ सेल्स बॉस, आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स. सो यू शुड हैव अ लॉजिक इन रेफरेंस टू फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस तेरा 25,000 यूनिट बनना चाहिए था. अगर ज्यादा बन गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट विल फॉल. इट गोज बिट लाइक दिस. मैं रेंट तो पे करता हूं, 400 बच्चे आने चाहिए थे, अगर 500 आ जाएंगे, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, रेंट पर स्टूडेंट विल फॉल, नो? सो माई कॉस्ट विल फॉल. इट इज गुड फॉर अस. ठीक है, सो देयरफॉर ये वाला जो चीज है, ये एक लॉजिक है जो हमेशा काम करेगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू टीच यू फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डू फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंसेस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आई विल कन्वर्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट. तो आप लोग हर चीज फिर पर यूनिट के हिसाब से वो सोच लो, बस दैट्स इट, आवर जॉब इज ऑल डन. अभी इसको एक फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, लेकिन एक चीज जरा याद रखना, फॉर्मूला विल नॉट हेल्प यू टू नो इट इज एडवर्स के फेवरेबल. एडवर्स या फेवरेबल के लिए यू विल हैव टू बी कीपिंग दैट पर्टिकुलर थिंकिंग इन माइंड. सो देयरफॉर दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस इन दिस केस एक्चुअल आउटपुट इनटू 4 रुपीज तुम्हारा क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन रेट. वंस यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस विल बी योर चेक. ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट वाला वेरिएंस 8,000 एडवर्स था, दैट विल टैली विद 10,000 एडवर्स प्लस 2,000 फेवरेबल. ठीक है, अभी तुम लोग इतना कॉपी कर लो. ये जो मैंने रेड के अंदर ये लिखा था ना, ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए था. तुमको लिखने का मन है तुम लोग लिख सकते हो, नहीं मन तो मत लिखना, दैट इज योर कॉल. ठीक है, you all copy down first variance, second variance, third variance. और एक और चीज, because 2 people have already asked me, when you are doing standard costing, you can only follow output method of absorption costing. No machine hour, no labor hour, no labor cost, no material cost, no prime cost. ठीक है, reason I will have to tell you in final C only, because that time you will be matured enough to understand. Okay, so we are always going to be following output method and no other method. कभी सोचना भी नहीं कोई और method. ठीक है, in final C I'll explain you why, and that time we will try to think why it is like that. I'll give you the proper reason, लेकिन अभी मैं वो वाला reasons वो नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, तो you all copy down this please. रेड वाला पार्ट कॉपी करने का है, वो तुम्हारी मर्जी है, बट राइट डाउन देन सम नोट्स आल्सो फॉर इट, कि वो वाला चीज मैंने क्यों एक्सप्लेन किया था अपने वर्ड्स के अंदर. यू ऑल राइट समवेयर, मतलब बाद में वो सोचोगे कि क्यों एक्सप्लेन किया था. फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर बनाए. अच्छा, एक सेकंड के लिए वेट करोगे? एक सेकंड. एक रीजन मैं बोल देता हूं, आई टेल यू, आई हैव टोल्ड यू कि फाइनल सी के अंदर आई विल टेल यू, बट आई टेल यू नाउ ओनली. ये वेरिएबल ओवरहेड्स का जो सेकंड वाला वेरिएंस है ना, उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं, ऑल्दो इट रिप्रेजेंट्स रेट वेरिएंस. करेक्ट, नो? अभी उसका रीजन क्या होता है दैट चलो आई टेल यू, तो 2 साल के बाद क्यों बताऊं, आई ट्राई टू टेल यू राइट नाउ ओनली. अभी शायद समझ में आ जाएगा, शायद. ठीक है, ऑल्दो वी विल नॉट हैव एनी क्वेश्चंस लाइक दैट in final C. Now we are going to be doing questions like this, whereby we will not be able to find out variable overhead variances अलग से and fixed overheads variances अलग से. ठीक है, क्योंकि वहां पे overheads merge करके दिया रहता है. तो तब ना मेरे को variable overhead का एक्सपेंडिचर और fixed overheads का एक्सपेंडिचर merge करना पड़ेगा. और अगर मैं merge कर रहा हूं ना, नेम्स कॉमन होने चाहिए. इसलिए जब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बना था ना, तब इसको वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस ही बोलते थे. लेकिन बाद में उन लोगों ने रियलाइज करना स्टार्ट किया कि ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहां पे सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल. सो दैट टाइम आई हैव टू बी मर्जिंग, एंड फॉर मर्जिंग नेम शुड बी सेम. इसलिए बाद में इसका नाम बदल के वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस रख दिया. ठीक है, चलो नाउ यू ऑल कैन कॉपी. सॉरी, सर वर्किंग नोट में एक्सपेंस के नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स है ना? ये वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम.
न्यूमरेटर एक्सपेंडिचर, डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम वैरायंस. चलो सुनो मेरी बात, ये वाला काम तुम्हारा हो गया, ठीक है. वॉल्यूम वैरायंस इज ऑल टुगेदर डन, ठीक है. ये जो पहले मैंने लिखा था मैं अभी डिलीट कर देता हूं. सुनो, लिसन. अभी उसके बाद ना मेरे को वॉल्यूम वैरायंस का ब्रेकअप करवाने का है, ठीक है. वॉल्यूम वैरायंस का ब्रेकअप करवाने का है. अभी ध्यान से सुनना, वॉल्यूम वैरायंस क्यों आता है? क्योंकि सर आउटपुट इतना होना चाहिए था और आउटपुट इतना हो गया. तो कहने से वॉल्यूम वैरायंस इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने इस पीरियड के अंदर 500 यूनिट ज्यादा बनाए, और तो कुछ रीजन नहीं है. करेक्ट नो? वॉल्यूम वैरायंस क्यों आया? क्योंकि तूने 500 यूनिट वो ज्यादा बनाए. मेरे को सोचने का है, मेरे को सोचने का है कि ना 500 यूनिट ज्यादा क्यों बनाए. मेरे को ऐसा सोचने का है 500 यूनिट ज्यादा क्यों बनाए. अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है. बी बिग इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. कई चीजें आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन माई एग्जाम्पल, ठीक है. उसके ने से एक चीज मैं बोल दूंगा कि वी विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग इन फाइनल सीए, सो एक्सेप्ट इट लाइक दैट ओनली, ठीक है. इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट बी टीचिंग, तो ऑब्वियसली आई कैन, लेकिन तुम्हारे वो सिलेबस के लिए नहीं है. सो इन एंड योर सोल्यूशन एंड आईसीएस सोल्यूशन माइट नॉट मैच, ठीक है. सो सम थिंग्स आई एम आस्किंग यू ऑल रिप्लाई टू मी दैट. उसके से एक चीज मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा व्हेन आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग इट. देखो 25,000 यूनिट बनाना चाहिए था, 25,500 यूनिट बनाया, ठीक है. ये वाला जो तुम्हारा वॉल्यूम वैरायंस है उसी की वजह से आया. तो मैं सोच रहा हूं 500 यूनिट ज्यादा क्यों बनाया यार, 500 यूनिट ज्यादा क्यों बनाया. अभी कोई एक कंपनी ज्यादा या कम यूनिट्स क्यों बनाएगी? उसको एक साल के अंदर इतना यूनिट्स बनाना चाहिए था, उसने एक साल के अंदर इतना यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स क्यों बनाएगी कंपनी, ठीक है. आई वॉन्ट टू बी फाइंडिंग आउट रीजंस. वो वाले रीजंस ना मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, तुम लोग मेरे को बताना. बट आई विल आस्क यू इन अ डिफरेंट वे ताकि यू ऑल कैन ट्राई टू बी थिंकिंग. जब तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं तुमको कॉस्टिंग के 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है. मैंने ऐसा सोचा था तुम लोग को कॉस्टिंग के 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है. तुम्हारा बैच खत्म हो गया, 800 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए तुम्हारे बैच में, ठीक है. तुम्हारा बैच सपोज जो कॉस्टिंग का है 3 मंथ्स वो चलना चाहिए था, ठीक है. तो 3 मंथ्स के ना मैंने सोचा था 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, 800 क्वेश्चन ही करवा पाया. मेरे को जरा बोलो, तुम्हारे दिमाग में जो भी आ सकता है ना, आई विल कन्वर्ट दैट इनटू वन वैरायंस. उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता वो तुम्हारे दिमाग के अंदर. दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है. जो भी तुम लोग बोलोगे उसको एक वैरायंस के अंदर कन्वर्ट कर देगा. ऑल्दो उसके में से एक चीज है जो आईसीएस सीए इंटर के अंदर नहीं बात करता है, तो शायद मैं ना बात कर पाऊं, लेकिन मैं तुम लोग को एग्जांपल के थ्रू वो बोल तो दूंगा, ठीक है. मेरे को बोलो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ रहेगा कि तुम लोग 200 क्वेश्चन तुम लोगों ने कम सॉल्व किए. रुको, बिफोर यू स्टार्ट टू यूज ऑल योर क्रिमिनल माइंड्स, ठीक है. तुम लोग मेरे को 4 रीजन ही दे सकते हो. किसी ने कोई 5वां रीजन दिया तो तू पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तुम लोग सिर्फ 4 रीजन ही दे सकते हो. अब मेरे को जरा बोलो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है कि 3 महीने के अंदर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, तुम लोगों ने 800 क्वेश्चन ही सॉल्व किए क्लासरूम के अंदर. मेरे को बोलो क्या हो सकता है. ठीक है, सुनो अभी चुप करो, ठीक है. चलो जो लास्ट आंसर मेरे को मिला, तुम लोग अपने बारे में चलो शुरू में बात वो कर ही लेते हो. सर वी आर इनएफिशिएंट पीपल सर. ओके, आप लोग बोलते हो 10 मिनट के अंदर सम खत्म करो. सर हम लोग 25 मिनट से पहले कभी जिंदगी के अंदर सम ही नहीं खत्म किया सर. ओके, अगर तुम लोग हर सम के लिए ज्यादा टाइम लोगे तो ऑटोमेटिकली कम सम सॉल्व होंगे. इज दैट ओके? परफेक्ट रीजन. आई गिव ऑल एक्चुअल एग्जांपल्स, ठीक है. सपोज तुम्हारी इस गलती की वजह से 120 सम कम सॉल्व हुए, ठीक है. तो चलो एक गलती, अभी कोई इनएफिशिएंसी के बारे में बात, सब कुछ अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है, ठीक है. ओके, लेकिन चलो तुम्हारी इनएफिशिएंसी की वजह से 120 सम कम सॉल्व हुए.
कुछ और चीजें तुम्हारे दिमाग में आता है, कुछ भी और जो भी हो सकता था। अच्छा सुनो, अच्छा किसी की तबीयत खराब थी, ओके दैट आई, वो किसने बोला, तो ठीक है, तो कैन वी से दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक इन दिस केस। वो एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर हम लोग क्लासरूम लेक्चर्स वो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम लोग क्लासरूम लेक्चर्स वो कर रहे हैं तो सपोज बीच में लाइट चला गया, ठीक है, सब लोग बस अंधे ही हो गए सब लोग, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग लाइक आइडल टाइम, ओके। अगर आइडल टाइम होएगा तो जो सम सॉल्व होने वाले थे वो नहीं होंगे ना, सम सॉल्व, इज दैट ओके? ठीक है, तो उसकी वजह से सपोज 30 प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुए, ठीक है, तो 150 प्रॉब्लम्स का मेरे को रीजन तो पता चल गया, सर लाइट नहीं थी तो 30 सम नहीं सॉल्व, 30 सम्स जो है वो नहीं सॉल्व हुए, और हम लोग इनएफिशिएंट तो है ही सर, ओके, तो उसकी वजह से 120 सम नहीं सॉल्व, कुछ और रीजन? हाँ, तो एक बंदा बोलो, वो जो बोला अभी मैं आए, बोलो सर नहीं आए थे। वो आइडल टाइम के अंदर ही गिन लेंगे ना, तुम्हारा आइडल टाइम वो हो ही गया, यू आर लाइक वर्कर्स, यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, वो सब कुछ आइडल टाइम के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो किसी ने कुछ और बोला, दैट आई ट्राई टू बी सेइंग सर इन दिस केस नो 3 months के अंदर, ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ओके, दिस इज ऑलमोस्ट आई थिंक मेनी पीपल हैड दैट इन माइंड ऑल्सो। 3 months के अंदर आई हैड थॉट कि योर क्लासेस, एक मिनट, 3 months के ना कितने डेज होते हैं, मेरे को जरा वो बोलो, 150 डेज, ठीक है, तो सॉरी 90, मैं क्या बोलता है यार, डफर 90 डेज, ठीक है। अभी 90 डेज के अंदर से आई थॉट संडे को मैं लेक्चर नहीं लेता, ठीक है, प्लस मैं सैटरडे भी लेक्चर नहीं लेता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज कोई बोलना नहीं बाद में कुछ भी, ओके। तो सर यू डोंट टेक लेक्चर फॉर 8 days in a week, okay, 8 days in a month, so in 3 months you were not supposed to be taking the lecture for 24 days, प्लस सर एक वैलेंटाइंस डे को आप छुट्टी दोगे बिकॉज यू आर वेरी बिजी ऑन दैट डे, आप होली के लिए आप छुट्टी दोगे बिकॉज यू आर वेरी बिजी ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। तो मैंने ऐसा सोचा था 3 months के अंदर ना योर क्लासेस विल बी रनिंग फॉर 60 days, ठीक है, मैंने ऐसा वो सोचा था दैट योर क्लासेस इन दिस केस विल बी रनिंग फॉर 60 days, ठीक है। लेकिन सपोज कोरोना का टाइम था, ओके, तो बीच में लॉकडाउन अनाउंस हो गया, बट क्लासेस ओनली ओपन्ड फॉर 50 days, ओके, तो क्लासेस कितने डेज खुलना चाहिए था, 60 days, लेकिन क्लासेस कितने डेज खुला, 50 days, यानी से अगर 10 दिन क्लासेस कम खुला तो उन दिनों जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे वो नहीं होंगे ना, ओके। तो सपोज ये चीज की वजह से 40 क्वेश्चंस अपने नहीं सॉल्व हुए, ठीक है, 40 क्वेश्चंस अपने नहीं सॉल्व हुए, ठीक है। तो एक मिनट, कितने डेज फैक्ट्री खुलना चाहिए था, कितने डेज फैक्ट्री खुला, वो एक चीज। उसके बाद इन दिस केस आइडल टाइम हो गया, वर्कर्स अपने इनएफिशिएंट थे। एक और रीजन देखो तुम्हारे साथ वो रोज होता है, कुछ और, अगर क्लासरूम के अंदर तुम लोग हो, देखो रोज तुम लोग एक चीज का डिमांड करोगे, रोज वो तुम्हारी जीन्स के अंदर है, बोलो ब्रेक, तो लेकिन वो आइडल टाइम के अंदर आ गया, कुछ और। सुनो ढक्कन सुनो, जो वो हॉलीडे है डेज का पार्ट तो आ ही गया ना, तो इसके अंदर एक मिनट, रोज तुम्हारे लेक्चर, अभी मेरी बात सुनो ना यार, रोज तुम्हारे लेक्चर 1 to 9 होने चाहिए थे, किसने वो लिखा भी है, ओके। अगर 1 to 9 तुम्हारे लेक्चर्स रोज होते, तुम लोग 8:45 पे गाना गाना स्टार्ट कर दोगे, क्या गाना गाना स्टार्ट करोगे कि छोड़ दो। ऑल्दो अगर मैं 8:45 छोड़ भी देता हूं, आधे लोग क्लास के बाहर जाके तो 9:15 तक गप्पे मारते हैं, वो अलग कहानी है, ओके। लेकिन अगर मैंने रोज जल्दी छोड़ा, आगे बोलो, तो उतना टाइम अपना लूज हो गया। सो दिस इज द रीजन ऑफ आवर्स पर डे, ओके। तो फर्क क्यों हो सकता है, एक तो डेज की वजह से हो सकता है, एक तो आवर्स पर डे की वजह से हो ही सकता है, ठीक है, एक आइडल टाइम की वजह से वो हो सकता है, लास्टली एक एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इतने डेज फैक्ट्री खुलना चाहिए था, अगर कम दिन खुला तो वो दिन के अंदर जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, इज दैट ओके?
ठीक है, तो उसकी वजह से आउटपुट कुड बी मोर और लेस, ठीक है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद इन दिस केस सपोज रोज वर्कर लोग को फैक्ट्री 8 घंटे वो आना चाहिए, वो लोग 7.5 घंटे के अंदर भाग जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ ना कुछ आउटपुट वो नहीं बनेगा। उसके बाद आइडल टाइम, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो यहां पे गुड्स वगैरह जो है वो नहीं बनेगा। उसके बाद इन दिस केस वर्कर्स कैन बी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। लॉजिकली अगर मेरे को तुमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग परफेक्टली सिखाना है, मेरे को ये 4 चीजें कंप्यूट करवानी चाहिए। आईसी को पता नहीं क्या दिक्कत है, ओके, वो लोग यही वाला चैप्टर इंटर सीए के अंदर अलग करवाता है, फाइनल सीए के अंदर वो अलग करवाता है। इन फाइनल सीए हम लोग आइडल टाइम के बारे में बात करता है, इंटर सीए के अंदर वो लोग बोलता है आइडल टाइम के बारे में मत बात करो, ठीक है, तो फिर अभी वो नहीं बात कर दे, तो अल्टीमेटली एट सम टाइम आई हैव टू वर्क फॉर योर मार्क्स ऑल्सो, ओके। सो आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर केस 845 का एग्जाम्पल था, मैंने वो सब कुछ पूछने से पहले बोल दिया था एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अभी 845 हो गया तो चालू मत हो जाओ, सुनो मेरी बात। इन दिस केस तो यहां डेज का फर्क होएगा या आवर्स पर डे का फर्क होएगा। आइडल टाइम ओरिजिनली होता है इन सीए फाइनल, आई विल ब्रिंग इट, ओके। एंड द लास्ट पर्टिकुलर थिंग इज एफिशिएंसी। तो एक तुमको ये सिखाएगा, एक तुमको ये सिखाएगा, एक तुमको ये सिखाएगा। आइडल टाइम के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आईसीए बात नहीं करते, उनको बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग सीए इंटर के अंदर बात नहीं करते, ठीक है। चलो सुनो, अभी बस आज के लिए मेरे को तुम लोग को क्या करवाने का है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं तुमको पूरा का पूरा सम कंप्लीट करने के लिए मेरे को काफी टाइम जाएगा, ठीक है, लेकिन आज जो काम करवाने का है वो बस इतना ही काम वो करवाने का है। ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मेरे को ना तुम लोग को एब्जॉर्प्शन रेट्स कंप्यूट करवाने का है। मेरे को बोलो एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट डे के लास्ट डे, फर्स्ट डे। अगर मेरे को तुमको बाकी वेरिएंसेस कंप्यूट करवाने हैं ना 3 के ब्रेकअप वाले, ठीक है, अगर मेरे को तुमको बाकी वेरिएंसेस कंप्यूट करवाने हैं ना, तो मेरे को तुम लोग को 5 एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। 5 एब्जॉर्प्शन रेट ऐसे याद कर लेना, एक क्वेश्चन भी करोगे तो भी याद हो ही जाएगा। 1 यूनिट के नीचे जरा लिखो 1 यूनिट, फिर 2 बार लिखो 1 डे 1 डे, और एक और बार लिखना 1 आवर, ऐसा लिखो। 5 एब्जॉर्प्शन रेट की अपने को जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये वाला भी चीज मेरे को फर्स्ट लाइन पर ही तो वो लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो अभी अपने को 5 रेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सुनो, अभी फर्स्ट आंसर आई वांट इन रुपीज, जो तुम्हारा हो चुका है। सेकेंड आंसर आई वांट इन आवर्स, ऐसे लिख देना डैश आवर्स। थर्ड वाला फिर से रुपीज, फोर्थ वाला फिर से आवर्स, लास्ट वाला फिर से रुपीज। मेरे को ये 5 एब्जॉर्प्शन रेट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जो आज के लिए करने का है ध्यान से वो सुन लो, बस ये 5 रेट्स अपने कंप्यूट हो जाएंगे, मेरा काम जो है वो हो जाएगा। सुनो, अभी तक मैंने तुम लोग को 4 नंबर्स बताए थे, तुमको उस तब जब 4 नंबर्स बोल रहा था कि 4 नंबर्स और बताएगा, वो अब बता रहा हूं। सुनो, उससे पहले ये वाले 4 नंबर्स, फिक्स स्टोरेज का खर्चा इतना होना चाहिए था, यूनिट्स इतना बनना चाहिए था, फिक्स स्टोरेज का खर्चा इतना हो गया, यूनिट्स इतना बन गया, ठीक है। अभी और क्या चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। जब मेरा साल का फर्स्ट डे था ना, मैं सोच रहा था इस साल के अंदर नंबर ऑफ वर्किंग डेज विल बी 250। एक मिनट, तुमको समझ में आता कि यहां पे आई कैन नॉट बी राइटिंग 365, आई हैव टू बी राइटिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो बेटा सुन, 365 के अंदर से 52 तो संडेज विल गो, then some Saturdays also can be going as such, and India is known for public holidays। तो सोचा था 250 दिन फैक्ट्री खुलेगा। 250 दिन के अंदर all my workers combined should be coming to the factory for 1,25,000 hours, so they should work also for 1,25,000 hours। फिक्स स्टोरेज का खर्चा इतना होना चाहिए था, यूनिट्स इतना बनना चाहिए था। इन रियलिटी 2 दिन अपने को फैक्ट्री और बंद रखना पड़ा ड्यू टू XYZ रीजन। शायद ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, ट्रेनें बंद थी, ओके, या फिर वो लॉकडाउन वगैरह डिक्लेयर हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। इतने डेज के अंदर वर्कर लोग सच्ची के अंदर इतने आरसी आकर काम किया, ठीक है, सारे के सारे वर्कर्स का, इतना खर्चा हो गया, इतना यूनिट्स बन गया, ठीक है। अभी मेरे को ना एब्जॉर्प्शन रेट्स चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेट्स। एब्जॉर्प्शन रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेट्स। व्हाई? क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट्स आर फाउंड आउट ऑन द फर्स्ट डे, एंड ऑन द फर्स्ट डे यू विल हैव व्हिच डेटा, स्टैंडर्ड डेटा के एक्चुअल डेटा? स्टैंडर्ड। तो आप लोग अगर चाहो तो एब्जॉर्प्शन रेट्स के बाजू में स्टैंडर्ड रेट्स भी लिख सकते हो, दैट्स ओके, इट इज द सेम पर्टिकुलर टर्म ओनली, ठीक है। अभी सुनो,
एक चीज मैंने निकाल दिया, बाकी तुम लोग मेरी हेल्प करना। एक यूनिट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 4 रुपए का होना चाहिए था, ठीक है। अपना कैलसी उठाओ, अगर मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे हो तो कैलसी के बगैर ही ये वाला डेटा देखकर जरा मेरे को कंप्यूट करके बोलना, एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था बनाने के लिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 5 आवर्स। कैसे पता चला? 1,25,000 घंटे वर्कर लोग को काम करना चाहिए था और उन लोगों को कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था? 25,000। सो दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर, तो यहां पे लिख के रखना 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर्स। आगे 1 डे इज इक्वल टू कितना रुपीस? यही वाला डेटा देखते रहो देखते रहो और देखते रहो। मेरे को जरा बोलना 1 डे इज इक्वल टू कितना रुपीस? 400। सोचा था 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, सोचा था 250 डेज फैक्ट्री विल बी देयर, ओके। सो देयरफॉर 1 लाख अपॉन 250, ये वाला फिगर आ जाएगा 400। आगे 1 डे इज इक्वल टू सम आवर्स। मेरे को बोलो 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 500। पूरे साल के अंदर इतने आवर्स, पूरे साल के अंदर इतने डेज, तो 1,25,000 अपॉन 250 ये आ जाएगा 500। आगे 1 आवर इज इक्वल टू सम रुपीज, ये आखिरी वाली चीज है, बता देना। 1 आवर इज इक्वल टू सम रुपीज 0.8। पूरे साल के अंदर इतना खर्चा, पूरे साल के अंदर इतने आवर्स, तो 1 लाख अपॉन 1,25,000 यहां पे लिख देना 0.8। ऑल्दो जाओ मत, सुनो सुनो सुनो, नेक्स्ट टाइम ना मेरे को ये वाले जो 5 रेट्स है ना 1 2 3 4 5 फटाफट वो चाहिए कि तुम लोग कंप्यूट करो, वरना तुम्हारा एग्जाम के ना पेपर नहीं कंप्लीट होएगा, बिलीव मी। तो मैं ना एक चीप ट्रिक मैंने वो डेवलप किया है, ओके। चीपेस्ट ट्रिक। तो क्या करने का, एक ना ऐसा खाली फॉर्मेट तू बना लेना, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 डे 1 आवर, रुपीज आवर्स रुपीज आवर्स रुपीज, ठीक है। ऐसा पहले ब्लैंक फॉर्मेट जो है वो तैयार कर लो, और उसके बाद क्या करने का, चीपनेस करने का। तो चीपनेस कैसे? 1 यूनिट इज इक्वल टू सम रुपीज ना, तो क्या करने का, राइट हैंड साइड वाला फिगर मतलब रुपीज वाला फिगर डिवाइडेड बाय यूनिट्स वाला फिगर। तो अभी ढूंढो, रुपीज वाला फिगर बोले तो ये, यूनिट्स वाला फिगर बोले तो ये, तो डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर कितने का आ जाएगा? 4। तो अगर पहले वाले लॉजिक के अंदर कुछ तकलीफ है, ऐसा करो, दिस विल ऑलवेज वर्क। मेरे को जरा बोलो 1 यूनिट इज इक्वल टू सम आवर्स, मेरे को बोलो व्हाट अपॉन व्हाट? आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। आवर्स बोले तो ये, यूनिट्स बोले तो ये, तो डिवाइड करके आंसर जो है यहां पर वो कितना, वो आ जाएगा बेटा 5। अभी फटाफट मेरी हेल्प करो, मेरे को जरा बोलो 1 डे इज इक्वल टू सम रुपीज, व्हाट अपॉन व्हाट? रुपीज अपॉन डेज। रुपीज ये है, डेज ये है, तो डिवाइड करके तुम्हारा आंसर 500 रुपया वो आई गया था। आगे सॉरी 400 रुपया वो आई गया था। आगे 1 डे इज इक्वल टू सम आवर्स, व्हाट अपॉन व्हाट? आवर्स अपॉन डेज। आवर्स ये है, डेज ये है, तो डिवाइड करके आंसर जो है यहां पर 500 आ जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू सम रुपीज, तो व्हाट अपॉन व्हाट बेटा? रुपीज अपॉन आवर्स। तो रुपीज ये है, आवर्स ये है, तो यहां पर जो तुम्हारा आंसर है 0.8 आ जाएगा, बस, ठीक है। दिस विल हेल्प अस इन कंप्लीटिंग ऑल अदर वेरिएंसेस स्लाइटली फास्टर, ओके, दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। अपना इस चीज से आज का जो काम है दैट इज ऑल डन। कल हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स कंप्लीट करेंगे। अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स 1/3 जॉब इज डन, 2/3 वर्क वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। विद दैट आई थिंक हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं।